जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विधि रूप से जो बोलने वाले हमारे नेता उनको खिलाफ हूँ, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके थोड़ा यहाँ पेज पे रस जो है वो काम कर दे। हमारी बहन रीना वाल्मीकि जी हमारे भाई बलदेव सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के नेता का स्वागत करते हुए और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा मेरे भाई का स्वागत कर रहे हैं और आगे जिन्होंने हम स्वागत करना कृपया करके पेज पे आ जाए। और नरेंद्र शर्मा निंदी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं इनके निवेदन करता हूँ विजय लाला जी से सम्मान के योग्य हमारी हरियाणा की धरोहर पूरे देश की शान हमारे बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इनकी तारीफ अगर मैं करूं तो समझ को दिखाने वाली बात होगी। आप टीवी के माध्यम से हर रोज इनको देखते होंगे। इनका वक्तव्य एकदम स्टिक और बड़े बड़े जैसे मोदी जैसे कोई ये पानी पिलाने वाले हैं। इनका वक्तव्य इतना अच्छा है, आप सभी इनको टीवी के माध्यम से देखते होंगे। मैं पिछले 20 साल से इनके साथ जुड़ी हुई, मुझे इनका साथ काम करने का मौका मिला है। आपका बहुत ही सौभाग्य है जो आज ये आपके बीच में है और आपसे रूबरू होंगे। सबसे पहले तो मैं, जिन्हें हम प्यार से सब नरेंद्र तो कहते नहीं, हिंदी भाई कहते, तो मैं आपका, पूरे सारे मेरे साथियों का, आपका तहे दिल से हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे तो निधि भाई ने कहा था एक कप चाय पी, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने एक संपूर्ण जनसभा का आयोजन किया है। तो मैं आप सबको भी कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर उसको माथे से लगाकर आप सबका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सबको भी नमस्कार। कुरुक्षेत्र की भूमि को हम सब ऐतिहासिक कहते हैं। सच ये है कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता अगर उसकी शुरुआत कहीं देखें तो वो इस भूमि से। हिंदुस्तान में वैचारिक बोध का ज्ञान कहीं देखें तो वो भी इस भूमि से। हिंदुस्तान में बेहतरीन खेती कहीं देखें तो वो भी इस भूमि से। हिंदुस्तान में नई दुनिया में ज्ञान का स्रोत कहीं देखें तो वो भी इस भूमि से। हिंदुस्तान में समरसता, भाईचारा और आराधना की, अगर मैं ये कहूं कि प्रकाष्ठा, अंतिम सीमा कहीं देखें पवित्रता की तो वो भी इसी भूमि पे है। पर एक कड़वा सत्य भी, क्योंकि जैसा शायद चीमा साहब या रंगा साहब कह रहे थे और निधि भाई भी, बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो हैं वो पेवा में एक छोटा सा गांव हमारा भी है, वहां से बड़े बुजुर्ग जाकर कैथल में सीसला सीसमोर उसको अपना गुलडेरा से गए और फिर सीसला सीसमोर को अपना आशियाना बना लिया और फिर धीरे धीरे बेलर का और सुरजेवाला जिसे कहते हैं वहां जाकर बस गए। ये केवल 2-3 पीढ़ियों का सफर है। तो इसलिए उस नाते इस मिट्टी में जुड़ाव, ये मिट्टी मेरी भी जन्म और कर्म भूमि। पर एक कड़वा सत्य ये कि कुरुक्षेत्र की भूमि से ज्यादा शायद अगर किसी को मौजूदा सरकार ने तिरस्कृत नहीं किया होगा, अनदेखी नहीं की होगी। सरकारें आती जाती रहती, हम सब आकर बोल देते कि साहब बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है, भगवान श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल का हिस्सा, और उसके बाद सब वापस घर चले जाते। वही होता है जो आज हो रहा है। गीता जयंती का उत्सव शुरू होने वाला है, एक बार फिर करोड़ों रुपया खाने की तैयारी हो गई। आप मुझे बताइए,
गीता जयंती का उत्सव शुरू होने वाला, उससे 24 घंटे पहले सड़क क्यों बनाई जा रही है? वो सड़क कब बढ़ेगी और कब चलेगी? रात को बनती है, सुबह टूट जाती है। पिछले 7 सालों में जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि को मौजूदा भाजपा जजपा सरकार द्वारा लूटा गया, शायद इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जिस दिन मैं इस शहर से नहीं निकलना। कहकर जा ही नहीं सकते आप तो कुरुक्षेत्र की भूमि को, तो धरती को, तो मिट्टी को सर पे लगा के जाना ही है। यहां तो नमस्कार करके, नमन करके जाना है, कल्याण नहीं हो सकता। और कोई ऐसा मौका नहीं मिला पिछले 7 साल में जब ये पूरा शहर खोद के ना फेंक रखा हो। आप तो चश्मी गवाह, आप तो रोज भुगतते हैं मालिक। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 7 साल में पूरी बना दी गई हो। कोई शहर का ऐसा हिस्सा नहीं है जो ठीक कर दिया गया। शहर सारा का सारा फाड़कर फेंक रखा है। मुझे नहीं पता वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कहां आया और कहां गया, ये आप मुझसे बेहतर जानते। परंतु जो सत्ता में हुक्मरान बैठे हैं, क्या ये सच नहीं अगर मैं ये कहूं कि पिछले 7 साल से लगातार कभी भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता मैं। वो पूरी दुनिया में अगर किसी को ज्ञान के चक्षु खोलने, जीवन का रास्ता ढूंढना, नया मार्ग जिंदगी का जो सदियों से चला आता है उस पर दोबारा से चलने की प्रेरणा लेनी है तो श्रीमद् भगवत गीता। और उसके लिए किसी धर्म को मानने वाले अनुयायी की भी आवश्यकता नहीं। वो किसी धर्म का मानने वाला हो, वो श्रीमद् भगवत गीता से अपने ज्ञान के चक्षु खोलकर नई जिंदगी के संस्कार और संस्कृति ले सकता है। कि उस वाणी की भूमि पर, उस वाणी की भूमि को दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं प्रभु देख रहे होंगे। दोनों हाथों से जो हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया आता है, वो हर रोज लूट लिया जाता है। ये कटु कड़वा सत्य कुरुक्षेत्र का है। कटु सत्य ये भी कि वो लोग जिनको हमने सत्ता की चाबी सौंप रखी, वही दोनों हाथों से इस शहर और इस इलाके को लूट रहे हैं। कुरुक्षेत्र में किस चीज की कमी है? अस्पताल से, विश्वविद्यालय से, विद्यालय से, महाविद्यालय से, ज्ञान का भंडार कुरुक्षेत्र है। पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। इंसान का जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी कल्याण करने वाली भूमि कुरुक्षेत्र है। परंतु उस कुरुक्षेत्र को जिस प्रकार से, सड़क का तो मैंने उदाहरण दिया, सीवरेज की बात ले लीजिए, पीने के पानी की बात ले लीजिए, बिजली की बात ले लीजिए, लाइटों की बात ले लीजिए, कूड़ा डिस्पोजल की बात ले लीजिए, यातायात या ट्रैफिक की बात ले लीजिए, बाईपास की बात ले लीजिए। सब मामलों में कटु सत्य ये है कि हरियाणा की सबसे पिछड़ी भूमि कुरुक्षेत्र बन गया। ये कटु सत्य। और मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, युवाओं, कोई आने वाला नहीं। ये कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण आपके अंदर हैं। वो स्वयं साक्षात जन्म लेकर नहीं आएंगे दोबारा। आप भगवान श्री कृष्ण के सब रूप हैं। आप सब जो मेरे सामने बैठे, ये संकल्प, ये सुदर्शन चक्र तो आप ही को उठाना है। ये सुदर्शन चक्र तो आपको उठाना है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ जो इस इलाके को पिछड़ा रखती है। हिंदी जी कह रहे थे कि इस इलाके में रोजगार की भयंकर कमी। मैंने जीवन में एक संकल्प लिया कि जब कभी ईश्वर मौका देगा और आपके आशीर्वाद से ही देगा, ये जो हमारी सारी भूमि, जिसमें कैथल जिला बड़ा हिस्सा, जिसमें सीट पाथरी तक उधर तक चला गया, और जिसमें कुरुक्षेत्र की तो केंद्र भूमि है, हर गांव के अंदर, हर गांव के अंदर सभ्यता है, हर गांव के अंदर संस्कृति है,
हर गांव के अंदर संस्कार है। और पूरी दुनिया के और हमारी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कह देते हैं कि हमारी सभ्यता दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। मैं नहीं मानता। और मैं राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं कह रहा, मैं आपको हिस्टोरियन से अलग अलग से बात करके फिर कह रहा हूं, आर्कियोलॉजिस्ट से। हम दुनिया की सबसे पुरानी पहली सभ्यता है, सच्चाई ये। और उस सभ्यता का केंद्र बिंदु आप है। कई बार हाथी को ये पता नहीं चलता, उसकी आंख छोटी है तो उसका साइज कितना बड़ा है। जिस दिन हम सारे तीर्थ स्थल, जिस दिन हम सारे मंदिर, जिस दिन हर गांव के अंदर जो मंदिर है हमारे तीर्थ स्थल है, इस सारे 48 कोस की भूमि में लगभग मेरा मानना है, हालांकि कोई 368 तीर्थ बता देता है, कोई मैंने बुद्धिमान व्यक्तियों से, ब्राह्मण समाज के बड़े समझदार व्यक्तियों से चर्चा की, मेरा ये मानना है कि लगभग 500 से 600 तीर्थ हमारे यहां हैं, अगर मैं गांव के सारे तीर्थ शामिल करूं। और उनमें मनुष्य का जिंदा रहते हुए भी और जिंदा रहने के बाद जो अंतिम यात्रा हम सब ने करनी है, उसके बाद भी कल्याण करने वाले कम से कम 100 बड़े तीर्थ हमारे हैं इस पूरी भूमि में। अगर आप इनको सबको डेवलप कर दें और एक टूरिस्ट सर्किट बना दें अंतरराष्ट्रीय, हमारे बच्चों को किसी से काम मांगने जाने की जरूरत नहीं, हमारे सब बच्चों को यही काम मिल जाए। अपने आप में मेरा ये मानना है कि वो टूरिस्ट सर्किट जिसमें पूरी दुनिया का आदमी आएगा, पूरी दुनिया का आदमी आएगा, वो 2000 करोड़ रुपया इन 2 से 3 जिलों के अंदर देकर जाएगा। 2 से 3 हजार करोड़ रुपया की आय आमदनी होगी। परंतु सरकार जो है सभ्यता की बात तो करेंगी, हिंदू समाज की बात भी करेंगी, काम लेने की करने की जब बात आएगी तो 6000 रुपए में श्रीमद् भगवत गीता बेचकर अपनी जेब में पैसा डालकर पार जाएगी। ये बात नहीं हो सकती होगा। खट्टर सरकार हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की पहली सरकार है जिसने श्रीमद् भगवत गीता की कॉपी को 5 से 6000 रुपए में बेचा, नहीं बेचा होगा। यह पहली सरकार है जिन्होंने इस पूरे शहर को पैसा एकत्रित करने के लिए फाड़कर फेंक रखा है, कभी सीवरेज के नाम पर, कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर। और पूरे जो जिले नहीं, सारे हरियाणा का ट्रैफिक शहर के बीच में से निकलता है। कैथल में भी यही था, सारे हरियाणा का ट्रैफिक कैथल के बीच में से निकलता है। और उस शहर में संयोग ऐसा, रेलवे लाइन तो अपने यहां में प्रॉब्लम है, पर वहां तो 4 तरफ से 5 तरफ से शहर को विभाजित किया होगा, 5 टुकड़े, 5 टुकड़ों के अंदर बांट रखा है। आज अकेला ऐसा शहर है हरियाणा का जिसके पास 3 बाइक रिंग रोड है, एक रिंग रोड, एक दूसरी रिंग रोड और एक तीसरी रोड, 3 रिंग रोड। कुरुक्षेत्र में जिसको काम है वो आए, जिसे श्रद्धा है वो आए, जिसे व्यवसाय करना है वो आए, जो हमारे नागरिक हैं वो तो आए, उनके रिश्तेदार आए, बाकी क्यों आए? बाकी ट्रैफिक बाहर से निकालो। यहां आधा ट्रैफिक तो इसलिए रहता है, आप चल नहीं पाते कि बाहर वाले यहां से लग के दूसरी तरफ जाने लगे, बड़ी बातें करके गए। पर जब यूनाइटेड नेशंस की हेरिटेज लिस्ट में नाम डलवाने की बारी है तो कुरुक्षेत्र को छोड़ दिया। कर्नाटक का में प्रभारी हुआ एक हम्पी शहर है, पुराना, हजारों साल पुराना है। उस हम्पी शहर में जब से उन्होंने वो डेवलप किया, उस इलाके की आय 2500 करोड़ रुपए सालाना है, क्योंकि पूरी दुनिया का टूरिस्ट वहां है। तो यहां क्यों नहीं आ सकता? यहां भी आ सकता। हेलीपैड बना दीजिए, करनाल में हवाई अड्डा बना है, उसे बड़ा करना है, कुरुक्षेत्र में बनाना, कुरुक्षेत्र में बना लीजिए, यहाँ जहां जाए होना शुरू हो जाएगा। यहाँ कितनी देर लगती? 500,000 एकड़ मुश्किल से जमीन है। एक और मैं आपसे बात करूं, मैं 2 मिनट माफ करना फालतू दूंगा। पूरे कुरुक्षेत्र को, यमुनानगर को, अंबाला को, पेवा को, इस सारे इलाके को और इधर करनाल के ज्यादातर हिस्से को खट्टर साहब ने
डार्क जोन में डाल दिया। यहां फैक्ट्रियां चल रही किसी, या धंधा क्या है, सारे खेती करते हैं या खेती के आधारित व्यापार है। दुकानदार भी का धंधा भी तब चलेगा, इतनी दुकानें हैं, मेरे ख्याल 12,000, 9-10 हजार, 11,000 दुकानें तो होंगी नहीं। तो ये 10,000 दुकानों का धंधा जब चलेगा तो किसी के पल्ले 2 पैसे होंगे। अगर मेरी जीरी बिकेगी ही नहीं, या मैं ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल ही नहीं पाऊंगा, या मैं सिंचाई कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको एक कड़वी बात कहता हूं, 10 साल के बाद अपने इलाके में खेती नहीं होगी। और अगर खेती भी बंद होगी अपनी, तो आप धंधा क्या करेंगे? ना हमारी दुकान चलेगी, ना राइस सेलर चलेगा, ना एक्सपोर्ट का व्यापार चलेगा, ना दुकानदारी चलेगी, ना खेती चलेगी। कहां जाएंगे हमारे बच्चे और कहां जाएंगे हम सब? क्योंकि इन्होंने तो डार्क जोन डिक्लेयर कर दिया। डार्क जोन का मतलब क्या होता है, मैं मेरी मां बहनों को एक बार बताना चाहूंगा। अगर मेरे पास 1 किला जमीन है और अगर मेरे ट्यूबवेल की जो पानी है वो अब पहले 100 फुट पे था, अब 350 तक चला गया हमारा, तो वो अगर नीचे चला गया तो मैं मोटर नहीं लगा सकता बड़ी, और ना नया ट्यूबवेल का कनेक्शन ले। ये पहली सरकार है जिसने कहा खेती बंद करने के साथ और अच्छा धंधा ले लो हम, और अच्छा धंधा आपके पास। तो कहां जाए हम? बुजुर्गों के समय की अगर बीबीपुर लेक की 2000 एकड़ जमीन सरकार की होगी, पर किसान है तो किसान को मुआवजा तो देना पड़ेगा। आप 2000 एकड़ जमीन एक्वायर कर लें, और यमुना में जब पानी आता है फालतू, तो हम तो फेंक देते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली फेंक देता उत्तर प्रदेश की तरफ, हम में से कोई नहीं लेता। हर साल यमुना में बाढ़ आती है, हमें पता आती है, सब आपको भी पता है। उससे हमारी भूमि का कटाव भी होता है। जो परली तरफ बैठे हैं साथी नदी के ऊपर, उनकी भूमि का कटाव होता है। हर रोज वहां माइनिंग का चक्कर पड़ता है। उसका बड़ा सीधा है। हमने दादूपुर नालवी नहर बनाई थी जो शाहबाद तक आती है कुरुक्षेत्र में। अब खट्टर साहब ने वो मूंद दी, नहर तो है अभी भी, मूंद दी होगी, किसी ने कुछ नहीं किया। आप उसको ले जाकर शाहबाद से और उसको ले जाकर जोड़ दीजिए बीबीपुर लेक। उस लेक को खोद दीजिए 50 से 100 फुट, 150 फुट अगर खोद सके तो। लोग मिट्टी ले जाएंगे, मिट्टी बड़ी महंगी मिलती है, मिट्टी है कोई भी ले जाएगा मुफ्त में, आपको खोदने के भी कोई पैसे नहीं लेगा, अपने आप ले जाएगा। आप उसे खोद दीजिए। हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर हो जाएगा। जिस दिन हमने वो बना दिया, कुरुक्षेत्र का पानी 50 से 100 फुट ऊपर उठ जाएगा। पड़ोस में यमुनानगर वालों का भी भला हो जाएगा, इधर पंजाब वालों का हो जाएगा, इधर कैथल वालों का हो जाएगा, पेवा वालों का कल्याण हो जाएगा, शाहबाद वालों का भी कल्याण हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। चीन होते हुए, कैथल होते हुए, बरवाड़ा, उकाना, नारनौल तक चले जाइए, नरवाना तक चले जाइए, ये उत्तरी हरियाणा है। क्या आपने कभी ये कैलकुलेट करके जोड़ करने की कोशिश की यहाँ असेंबली की सीट कितनी? मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई नरेंद्र शर्मा जी का, नंदी जी का, और उनकी धर्मपत्नी प्रवीण शर्मा जी का, सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि इन सारे साथियों ने आज शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से रूबरू होने का एक बार फिर और आशीर्वाद लेने का मौका दिया। सच्चाई ये है कि हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र के इलाके में, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि में तरक्की और विकास की, और जिस प्रकार से पिछले 7 सालों में खट्टर सरकार ने कुरुक्षेत्र की भूमि को अलग अलग आयोजनों के नाम पर पूरी तरह से दोनों हाथों से लूटा है, बजाय यहाँ नए संस्थानों का निर्माण करने के माफिया के द्वारा नगर पालिकाओं की जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की इस प्रबुद्ध संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत आध्यात्म और ज्ञान की इस भूमि को दोनों हाथों से लूटा गया है, चाहे वो 5 से 6 हजार रुपए में श्रीमद् भगवत गीता की कॉपियों को सरकार के बजट से बेचने की बात हो, और चाहे हर साल गीता जयंती के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो। रात को सड़क बनाते हैं, सुबह टूट जाती है। एक नए संकल्प, एक नई प्रतिबद्धता और कुरुक्षेत्र को अपना प्राचीनतम
भव्य संस्कार और संस्कृति की भूमि का रूप, परंतु मौजूदा समय के अनुरूप तरक्की और विकास का एक नया खाका तैयार करने के लिए आज हम सारे साथियों ने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि हम सब साथी, बहुत सारे नगर पालिका के सदस्यगण, बहुत सारे शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथी, हमारे अनुसूचित समाज से, कश्यप समाज से, वाल्मीकि समाज से, अलग अलग समाजों के लोग आज सब इस एक मंच पर एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र को उसकी पूरी ग्लोरी, उसका पूरा भव्य स्वरूप देने के लिए एक नई शुरुआत करने की पहल में। और मुझे विश्वास है कि नंदी भाई, हम सब साथी मिलकर ये कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक किसान से जुड़ी बात है, क्योंकि आपने मुझे कहा था ये पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले कि कल मुख्यमंत्री जी के साथ जो किसानों की वार्ता थी वो फेल हो गई। मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आप इतने ज्यादा किसान विरोधी क्यों हैं? आप मजदूर, दुकानदार और किसान के दुश्मन क्यों हैं? सही मायनों में लगता है कि मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी ने अपने अपने नाम के पहले 2 शब्द मिला लिए हैं और वो हरियाणा की सरकार से दुश्मनी निकाल रहे हैं। लगता है दुष्यंत जी ने अपने पहले 2 शब्द और मनोहर जी के दूसरे पहले 2 शब्द जोड़ दिए, क्योंकि हर वर्ग से जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, 700 से अधिक किसान मर गए। हरियाणा की सीमा में नश्तर बिछाकर, कीलें गाड़कर, सड़कें खोदकर, पत्थर लगाकर, पुलिस से लाठियां बरसवाकर, अश्रु गैस और ठंडे मौसम में पानी की बहारें छुड़वाकर और उनके लिए बिजली और पानी काटकर एक साल में मजदूर ने, दुकानदार ने, आड़ती ने, किसान ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। वो लोग जो मजदूरों को, किसानों को, आड़तियों को, दुकानदारों को लुटेरे कहते थे, भाजपा के वो लोग जो इन्हें आतंकवादी, उग्रवादी और नक्सलवादी कहते थे, आखिर में उस सरकार को झुकना पड़ा। हमारी सीधी मांगे हैं, अगर पंजाब हर किसान परिवार को मुआवजा दे सकता है, जिनका कोई लेना देना कसूर भी नहीं, क्योंकि पंजाब ने तो हमेशा किसान आंदोलन का समर्थन किया, पर एक सम्मान राशि के तौर पे, तो हरियाणा की सरकार, जैसा कल राहुल गांधी जी ने कहा, 25 लाख रुपया हर शहीद परिवार को क्यों नहीं दे सकती? वो पंजाब से हो, वो हरियाणा से हो, वो कहीं और से हो, मोदी सरकार क्यों नहीं दे सकती? उनके पास क्या कोई पैसे की तंगी है या सरकार का दिवालिया निकल गया? अगर पंजाब 403 लोगों को रोजगार दे सकता है, सरकारी नौकरी दे सकता है, तो हरियाणा के जो किसान शहीद हुए हैं उनको रोजगार क्यों नहीं? मैं आज बाकायदा आपको एक लिस्ट, 3 लिस्टें दूंगा। एक लिस्ट है 403 लोगों की जो किसान यूनियनों ने पंजाब की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को दी। हमने उन 403 के 403 परिवारों को मुआवजा राशि दी, 403 के 403 परिवारों को नौकरी ऑफर कर दी, 152 ज्वाइन भी कर गए। मैं उनकी लिस्ट भी दूंगा। कुछ सूचना हम सब साथियों ने मिलकर एकत्रित की। जो हरियाणा के किसान मरे हैं, चडूनी साहब और दूसरे लोगों का कहना कि 98 ऐसे किसान हैं। मैं कह रहा हूं 98 हो, 100 हो, 150 हो, कुछ लिस्ट तो हमारे पास भी है 70 के करीब। आप इन सबको मुआवजा दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे? आप इन सबको नौकरी दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे? ये दिखाता है कि ये सरकार की मनोवृत्ति ही किसान, मजदूर, आड़ती और दुकानदार विरोधी है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? सर, ओबीसी का कोटा खत्म करने की तैयारी करिए सरकार, जिसकी आय 6 लाख से ज्यादा है, तो उसका कोटा नहीं दिया जाएगा। आदरणीय मित्र, इस सरकार ने आज तक, कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग की जनगणना करवाई थी, आपको पता है। आज तक उस जनगणना का रिकॉर्ड भी का खुलासा नहीं किया मोदी जी ने, और काम करेंगे भी नहीं। क्यों? गरीब समाज को, कोई दर्जी है, कोई कश्यप है, कोई सुनार है, कोई तेली है, कोई नाई है, कोई जांगड़ा है, कोई प्रजापत है, कोई पांचाल है, इन सबको अपना अधिकार मिल जाए। अधिकार देने से क्यों डर रही है सरकार? तो ये हर रोज कुछ ना कुछ पिछड़े वर्गों के खिलाफ, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ या दूसरे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करती है। HSC और HPSC में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, क्या आप शामिल होंगे सर?
बिल्कुल मैं जाऊंगा, क्योंकि कुमारी शैलजा जी ने मुझसे बात की है। आपको ये मालूम है, ये मामला मैंने लगातार उठाया, इस पूरे घोटाले का खुलासा भी मैंने ही किया, और एक के बाद 3 बार उनके सारे कागजात में सामने रख चुका। खट्टर साहब किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 2 बार खट्टर साहब खुद झूठ बोलते पकड़े गए, और जब वो झूठ बोलते पकड़े गए तो उन्होंने कहा रणदीप सुरजेवाला जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं साहब? सच्चाई ये है कि सरकार HSSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो अटैची 2 नौकरी लोकी योजना चला रहे हैं उनके साथ मिली हुई है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ। सर, कुरुक्षेत्र की सड़कों की बात करें, 1400 करोड़ का बजट बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र की सड़कों में। यहाँ के हालात, आप भी आए होंगे सर, अपनी सड़कों के हालात आपने देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है सर 1400 करोड़ यहाँ पर लग चुका है? मैं 7 साल से हर हफ्ते कुरुक्षेत्र आता हूँ, क्योंकि आप कैथल जा ही नहीं सकते कुरुक्षेत्र की भूमि को मिट्टी से लगाए बगैर, पर मिट्टी की बजाय धूल धूल लगती है चेहरे पर। 7 साल से पूरा शहर फाड़ कर फेंक रखा है। 1400 करोड़ क्या, या तो 14 करोड़ लगे हुए नजर नहीं आते। लोगों को अस्थमा और दमे की बीमारी देने का जरूर सरकार की कोशिश नजर आती है। लगता है कि पूरे शहर को दमा और अस्थमे से परेशान करना है, सांस की बीमारी से, फेफड़ों की बीमारी से परेशान करना। सर, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, चेयरमैन के लिए नरेंद्र शर्मा निंदी जी ने भी ताज ठोकी हुई, इनके परिवार से, इनकी धर्मपत्नी पुत्रवधू हुई। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला और निंदी की जोड़ी, निंदी जी की आपसे आस, कुरुक्षेत्र का विकास कितना आने वाले दिनों में क्या असर दिखाएगा? आदरणीय साथी, निंदी भाई कांग्रेस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम दोनों अपने आप को पार्टी में नेता मानते ही नहीं। निर्णय पार्टी करेगी, निंदी जी का पक्ष ये भी अपनी मजबूती से रखेंगे, मैं भी जो मुझसे वकालत हो सकेगी करेंगे। निर्णय पार्टी ने करना है। पर मैं एक बात इनकी तरफ से और मेरी तरफ से कहता हूँ, आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी ने मेरी 1 से अधिक बार पार्लियामेंट की टिकट के लिए किसी और को दे दी। क्या मैंने झंडा पकड़ के कांग्रेस का उनकी मदद नहीं की? हर बार की। तो इसलिए हम तो कांग्रेस के की लाइन पर चलने वाले सिपाही हैं। हम कांग्रेस की बात मानेंगे, पर हमें ये विश्वास है कि पार्टी एक मजबूत कार्यकर्ता को अगर टिकट देगी तो पार्टी विजय की ओर बढ़ेगी। सर, कोरोना की 30,000 आने की संभावना बताई जा रही है और सरकार इतना बड़ा गीता जयंती आयोजन करवा रही है, उस पर आपका क्या? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जयंती समारोह जो है वो हर साल होता है, परंतु ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो सारी प्रिकॉशंस के साथ, सारी रोकथाम के साथ ये आयोजन करे, क्योंकि हमारा ये देखा गया है, तजर्बा है कि ये सरकार जो पैसा गीता जयंती समारोह के नाम पर आता है, केवल उसे अपनी जेब में डालने के लिए इंटरेस्टेड है, लोगों की जिंदगियों के बारे में रुचि नहीं रखती। सर, अगले साल पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, क्या चरणजीत चन्नी ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे सर? ये तो देखिए आदरणीय साथी, चरणजीत चन्नी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और पहली बार किसी कांग्रेस के बिल्कुल जो पक्के कांग्रेसी थे, कार्यकर्ता थे, और जिन्होंने जमीन से और यहाँ तक का सफर तय किया है अपनी मेहनत से, और जो एक गरीब रविदास समाज से आते, उनको पार्टी ने मौका दिया। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने मौका दिया, स्वाभाविक तौर से वो चेहरा होंगे। सर, संगठन, परंतु पार्टी के जो हमारे संगठन के प्रमुख हैं वो भी चेहरा होंगे उनके साथ साथ। संगठन के पदाधिकारियों की भी घोषणा नहीं की। हुड्डा जी ने विपक्ष आपके कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, क्या उसमें आपको आमंत्रित? नहीं साहब, वहाँ वो सिर्फ विधायकों को बुलाते हैं, मैं विधायक नहीं जी। संगठन की भी घोषणा नहीं, प्रदेश संगठन के अलग अलग जो जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं, अभी तक काफी देरी हो रही है। वैसे तो मैंने कहा मेरी ये जुरिस्डिक्शन में सवाल नहीं है, इसका जवाब बंसल साहब या शैलजा जी दे सकेंगी, पर मुझे लगता है कि प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द ये निर्णय होगा। जी, हमारे साथी भी सवाल पूछ रहे हैं, निंदी जी को विधानसभा में लेके जाओगे या शहर की सरकार में? साहब, ऐसा है, जिस दिन मैं PCC का अध्यक्ष जब होऊंगा तब आप मुझे सवाल पूछिएगा। अभी तो हम दोनों जो हैं लाइन के अंदर लगे खड़े, जो पार्टी निर्णय करेगी हम तो वहां खड़े हो जाएंगे। लाइन में खड़े हो